नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट में, जिसका एकमात्र उद्देश्य है बिहार में टॉपर्स देना। जी हाँ छात्रों, आप सभी के विशेष मांग पर आज हम लोग लेकर के आए हैं हिंदी के अत्यंत महत्वपूर्ण 10 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर को, लघु उत्तरीय प्रश्न को, जिससे कि आपका 18 नंबर पक्का हो जाएगा दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदी के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आज का जो मोटिवेशनल शायरी भी होगा वो हिंदी से ही होगा। और आपको बता दें, काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों। कबीर दास के शायरी को आज रिमिक्स रूप में आपको प्रस्तुत करते हुए यहाँ मैं मिलूंगा दोस्तों। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का पहला सेगमेंट शायरी से लेकर। शाही इतना दीजिए जामे कुटुम शवाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी न भूखा जाए। जी हाँ छात्रों, ये तो पुराना कबीरदास जी का शायरी है, लेकिन मैं आपको उसका मॉडिफाइड रूप बता देता हूँ दोस्तों। शाही इतना दीजिए जामे कार उड़ जाए। जी दोस्तों, जी छात्रों, साईं इतना दीजिए जामे कार उड़ जाए, और मैं भी पैदल न चलूं और बीबी बच्चा भी न पैदल जाए। जी हाँ छात्रों, वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस का भी आप आनंद समय ले सके दोस्तों। तो इस अंक में आपको मोटिवेशनल शायरी, जो कि हिंदी के कबीरदास के रिमिक्स मॉडिफाइड शायरी के साथ मिलेगा। साथ ही साथ 18 नंबर आपका निश्चित रूप से हो जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को लेकर आपको यहाँ पर 18 नंबर का जो लाभ होने वाला है, जो 18 नंबर प्राप्त करेंगे और टॉपर बनने की दिशा में अपना कदम को बढ़ाएंगे। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये प्रश्न जो लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जो हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर है हिंदी का, इससे लिया गया है। तो जातिवाद के जो पोषक लोग होते हैं उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि, क्या तर्क देते हैं दोस्तों, ये कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मान्यता है। कि श्रम विभाजन होगा यानी कि खास लोग खास काम को करेंगे। मैं जैसे टीचर हूँ तो पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, कोई घर बनाने का काम करेगा, यानी कि श्रम विभाजन करेगा तो वो कार्य कुशलता होगा, उसके कार्य में कुशलता आएगी। जातिवाद के पोषक समाज ऐसा बोलते हैं, पहले तो जाति के आधार पर ही बांटते थे, क्योंकि प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम है। क्योंकि जाति प्रथा भी क्या है दोस्तों, ये श्रम विभाजन का दूसरा नाम है। जाति प्रथा, क्या प्रथा, जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम है। जो जाति प्रथा हुआ करती थी दोस्तों प्राचीन काल में, वो जाति श्रम के आधार पर जाति हुआ करती थी, यानी कि जो जिस जाति से होते थे वो काम करते थे। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ब्राह्मण पूजा पाठ करते थे और क्षत्रिय राजकाट को चलाते थे और वैश्य व्यापार को करते थे और शूद्र जो है छोटे मोटे कामों को करते थे। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, जो जाति प्रथा चला है वो श्रम के कारण नहीं चला है। कि पुराने समाज में जो प्राचीन काल में जो जाति का बंटवारा हुआ था दोस्तों, वो श्रम के आधार पर हुआ था। तो इसके जाति प्रथा के जो पोषक हैं, जो जातिवाद के पोषक है, यही तर्क देते हैं कि पुराने जमाने से जब चला आ रहा है कि जाति का जो विवरण हुआ है वो कार्य के आधार पर, श्रम के आधार पर हुआ है, तो आज भी कार्य कुशलता के लिए हमको जाति प्रथा यानी जाति आधारित श्रम को करना चाहिए। जो जिस जाति के हैं वही काम करे, जो नाई है वो नाई का ही काम करे, जो कि ये कि अच्छा तर्क नहीं है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। ये रहा आपके बीच, संधि की परिभाषा लिखे। जी हाँ दोस्तों, जब दो या दो से अधिक वर्ण, जब दो से दो या अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। उससे जो विकार उत्पन्न होता है उससे क्या कहते हैं दोस्तों, जैसे रमेश, रमा प्लस इस, यहाँ पर आ वर्ण का और दीर्घई वर्ण का क्या हुआ है दोस्तों, आ और दीर्घई वर्ण का संधि हुआ है, जिससे क्या बना है, ए बना है। आ और दीर्घई से क्या बना है दोस्तों, ए वर्ण बना है। महाजोड़सी, आ और र का बना है, अर बना है। आ प्लस री का मिलन हुआ है दोस्तों, आ री वर्ण, जिससे क्या बना है, अर बना है। कौन सा वर्ण बना है, अर। महर्षि। तो इस तरह से जब दो या दो से अधिक वर्ण, यानी कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, दो से अधिक नहीं दोस्तों, यहाँ पर दो ही वर्ण मिलते हैं, दो से अधिक नहीं दोस्तों, दो ही वर्ण मिलते हैं आपस में, तो उससे क्या होता है कि जो विकार उत्पन्न होता है। विकार क्या हुआ दोस्तों, जैसे यहाँ आ
और दीर्घ ई, आ और दीर्घ ई मिली तो क्या बना, नया वर्ण ए बना, तो ये विकार हो गया। क्या हुआ, आ और दीर्घ ई के मिलने से ए जो वर्ण बना ये क्या हो गया, ये विकार हो गया। तो इस तरह के जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं संधि। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि में क्या है, जैसे रमेश, रमा प्लस इस आ और दीर्घई, इसमें पूछा जाता है दोस्तों कि जैसे रमेश में किन वर्णों की संधि हुई, तो आपको आ और दीर्घई बताना पड़ेगा। महर्षि में किन वर्णों की संधि हुई है, तो महा में आ और प्लस री की संधि हुई है। महर्षि में महा में आ और री की संधि हुई है तो महर्षि बना है। तो संधि जो होता है दोस्तों वो मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 प्रकार है, वृद्धि संधि, गुण संधि, यन संधि, अयाधि संधि। ये 5 प्रकार है स्वर संधि के। तो स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधि के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें कि हम लोग स्वर वर्ण, स्वर संधि में स्वर वर्ण का होता है मेल होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण का मेल होता है, और विसर्ग संधि में जो मेल विकार उत्पन्न होता है वो विसर्ग के कारण होता है, विसर्ग का वो उसमें मेल होता है वर्णों के साथ। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य की छाया झुलसे हुए पत्थरों, कहाँ पर है, झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों के गच, गच मतलब होता है फर्श, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों फ्लोर पर पड़ी हुई है। मनुष्य की छाया कहाँ पड़ी हुई है, तो झुलसे हुए पत्थरों पर पड़ी हुई है और उजड़ी हुई सड़कों के गच फर्श पर पड़ी हुई, जहाँ मानव की नियति यानी कि नियत, जहाँ मानव की नियति अकाल काल कल्वित, अकाल काल कल्वित जिसको मरना होना लिखा होता है, लिखा होता था, जहाँ पर मानव की नियति यानी कि जो उसका नियत है काल काल कल्वित यानी कि मरना ही है, किसी ना किसी दिन एक दिन मृत्यु क्या है, सत्य है, वो लिखा हुआ है कि मनुष्य की छाया वहीं पर पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी हुई, झुलसे हुए पत्थर और उजड़ी हुई सड़कों के फर्श पर पड़ी हुई है, जहाँ पर कि मानव की नियति यह है कि एक ना एक दिन आपको वहीं पर जाना है, उसी मिट्टी में जाना है दोस्तों, आपको मर जाना है, काल कल्वित होना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, रामपुर, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे कि बिरजू महाराज एक बहुत ही बड़े क्या थे कि कलाकार थे। तो बिरजू महाराज, लखनऊ में बिरजू महाराज का तथा उनकी तीनों बहनों का जन्म हुआ। बिरजू महाराज और उनके तीनों बहनों का क्या हुआ, लखनऊ में जन्म हुआ। बचपन में, यहाँ पर क्या है दोस्तों, बचपन क्या है, बचपन, यहाँ पर क्या है, बचपन। आजकल बचपन वाला गाना भी बहुत फेमस हुआ है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ठीक है, तो बचपन में बिरजू महाराज, बचपन में बिरजू महाराज भी क्या करते थे दोस्तों, रामपुर वहां के नवाब के आमंत्रण पर अपने पिता के साथ नाचने जाया करते थे। तो लखनऊ में उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। लखनऊ में क्या हुआ दोस्तों, लखनऊ में क्या हुआ, जन्म। लखनऊ से बिरजू महाराज का क्या संबंध है, जन्म हुआ। रामपुर से क्या संबंध है बिरजू महाराज का, कि वहां पर नाचने जाया करते थे। क्या करने जाया करते थे, नाचने। वहां पर क्या करने जाया करते थे, नाचने के लिए जाया करते थे। वहां पर क्या करने जाया करते थे, नाचने के लिए जाया करते थे। तो रामपुर और लखनऊ, लखनऊ में जन्म हुआ और रामपुर क्या करने जाते थे, बचपन में अपने पिता के साथ नाचने जाया करते थे। आप बचपन से भी याद कर सकते हैं दोस्तों, बचपन आजकल बचपन का प्यार गाना हिट भी हुआ है दोस्तों, तो आप उससे भी याद कर सकते थे कि रामपुर में बचपन में वो जाया करते थे। कौन, बिरजू महाराज, क्या करने के लिए, अपने पिता के साथ नाचने। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर 5वां प्रश्न। अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो अंबेडकर जो है सर, आप लोग जानते ही हैं कि संविधान के हमारे रचयिता हैं और जाति प्रथा को विडंबना मानते थे। उन्होंने जाति प्रथा पर शुरू से ही, क्योंकि वो दलित जाति थे तो काफ़ी उन्हें प्रताड़ना भी सहना पड़ा था, इसलिए करके, इसलिए संविधान में भी उन्होंने जो पिछड़ी दलित जातियों के लिए है काफ़ी ज़्यादा प्रावधान किया है। तो यह मजाक का विषय इसलिए है कि शिक्षा और सभ्यता के विकास के बावजूद भी इस प्रथा के पोषक बड़ी संख्या में हैं। आप वर्तमान को ही ले लीजिए दोस्तों, सरकार ने जाति प्रथा को बंद कर दिया है, लेकिन आज भी जाति प्रथा चल रही है, आज भी दहेज प्रथा चल रही है। आज आप समाज में अन्य जातियों में आप शादी करें, समाज आपको उतना ज़्यादा
दिक्कत कर सकता है यदि आप एक कास्ट से दूसरे हिंदू से मुस्लिम कर लेते हैं, या आप बहुत ब्राह्मण से आप डोम चमार में कर लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सामाजिक वहाँ पर प्रतिष्ठा का हनन होता है, और समाज क्या करेगी, आपके लिए बहुत कठिनाई करेगी, आपके आपके बिरादरी में आपका क्या होगा, इज्जत खत्म हो जाएगा। तो अंबेडकर कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा विकास होने के बाद भी जाति प्रथा के पोषक है, और कुछ लोग खास करके जो उच्च जातियों के लोग हो इस प्रथा को बना करके रखना चाहते हैं। कानून ने इसे समाप्त कर दिया है, सभी लोग क्या है, एक समान है कानून के नज़र में, लेकिन आज समाज ने इसको बना करके रखा है, समाज इसका पोषण कर रहा है, और ऐसे पोषण करने वाले लोगों की संख्या क्या है, काफी बड़ी है, बड़ी संख्या में। ये कौन कर रहे हैं, अंबेडकर कर रहे हैं, और ये सच्चाई है। तभी तो आज आज़ादी के 72 वर्षों बाद भी 73-74 वर्षों बाद भी क्या है कि जाति प्रथा प्रथा बरकरार है, किसी ना किसी रूप में समाज में। कुछ कमी हुई है, लेकिन जितना कमी होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। इसका स्वरूप जाति विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी है, श्रम का विभाजन, यानी जाति तो जाति बंट रहा है, साथ के साथ श्रम भी बंट रहा है। क्यों कि जाति के आधार पर लोग काम करते हैं, कोई नाई है तो वो बाल काटने का काम करता है, कोई बढ़ई है तो लकड़ी का काम करता है, कोई सोनार है तो सोना चांदी का काम करता है। तो जाति के साथ साथ क्या है, श्रम का भी मतलब उससे जुड़ाव हो गया है। ये अब इस विडंबना की बात कौन कर रहे हैं दोस्तों, ये अंबेडकर करते हैं, ये अंबेडकर कर रहे हैं। B.R. भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के प्रारूप समिति में के अध्यक्ष थे, वो इसकी बात कर रहे हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। तो ये रहा आपके बीच, सच्ची लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। जी हाँ दोस्तों, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता, समता यानी समानता, और बंधुत्व यानी कि भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये इन पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। यानी कि जाति प्रथा से अलग, जिसमें लोगों को लिबर्टी मिले, स्वतंत्रता मिले, इक्वलिटी मिले यानी समानता मिले, और भाईचारा मिले यानी कि ब्रदरहुड रहे। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। किसने, अंबेडकर ने। B.R. अंबेडकर ने संचय लोकतंत्र की स्थापना के लिए किन चीजों को माना है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, यानी कि लिबर्टी और इक्वलिटी और ब्रदरहुड, लैब बोल सकते हैं, LEB लैब, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ऐसे समाज में बहुविध हितों की सबकी सहभागिता होगी, यानी इस समाज में सबकी सहभागिता होगी, यानी सब योगदान करेंगे, सब प्रयास करेंगे। जैसे अभी का स्लोगन निकला है कोविड के लिए, सबका प्रयास सबका विकास। तो और सभी एक दूसरे की रक्षा करने को तत्पर होंगे, यानी सारे एक दूसरे को हेल्प भी करेंगे, सारे एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, सारे एक दूसरे का रक्षा भी करेंगे। उनका ख्याल था कि दूध पानी के मेल की भांति भाईचारा ही सच्चा लोकतंत्र है। दूध पानी का जिस तरह से मेल होता है, उस तरह से क्या भाईचारा ही सच्चा लोकतंत्र है। उन्होंने भाईचारा शब्द पर ज्यादा जोर दिया, समानता और स्वतंत्रता के साथ एक बड़ा शब्द क्या है, भाईचारा। दरअसल लोकतंत्र एक शासन पद्धति नहीं, सामाजिक और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र को शासन पद्धति नहीं मान रहे, लोकतंत्र एक साधन पद्धति है, लेकिन अंबेडकर उसको क्या मान रहे हैं, शासन पद्धति नहीं मानकर सामूहिक दिनचर्या और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यानी कि समाज के लोग जो अपना अनुभव का आदान प्रदान करेंगे, उससे जो निचोड़ निकलेगा, उससे ये शासन चलाया जाएगा, ऐसा अंबेडकर मानते हैं। और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए अंबेडकर किस चीज को, किनकी को आवश्यक मानते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उसमें भी जो बंधुत्व है यानी भाईचारा, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और ये लोकतंत्र को एक शासन पद्धति नहीं मानकर सामूहिक दिनचर्या और समाज के सम्मिलित अनुभव, यानी कि जो समाज के सब पढ़े लिखे गण्यमान विद्वान लोग हैं, वो जो अपना अनुभव देंगे, निचोड़ देंगे, उससे जो निचोड़ निकल करके, जो प्यूरिफाइड करके यानी रिफाइंड करके जो निकलेगा, उससे जो सरकार बनेगा, लोकतंत्र चलेगा, तो वो लोकतंत्र क्या होगा, सच्चा लोकतंत्र होगा। कैसा लोकतंत्र होगा, वो सच्चा लोकतंत्र होगा। किससे वो निकलेगा, तो वो समाज के गण्यमान विद्वान लोगों के निचोड़ का निचोड़ होगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे। या में लिखते हैं कि जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत क्या है। तो जाति प्रथा पर हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं, अभी भी देख लेते हैं। तो जाति प्रथा पर निबंध भी लिखने के लिए आता है दोस्तों। तो जाति प्रथा काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जाति प्रथा पर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सारे जगह इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी में देख लेते हैं, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। किस तरह से ये बेरोजगारी का कारण बना हुआ है और इसके क्या दूषित सिद्धांत है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो भारत में जो जाति प्रथा के अंतर्गत मनुष्य का पेशा
या जीवनधार जन्म से ही निश्चित हो जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि यदि कोई नाई परिवार में जन्म लेता है तो उसे नाई का काम करना ही पड़ेगा, ऐसा यहाँ समाज का मान्यता है। यदि कोई सोनार के परिवार में लेता है तो उसे सोना चांदी का काम करना ही पड़ेगा, और यदि कोई डोम के परिवार में जन्म लेता है तो उसे मैला ढोना पड़ेगा, मैला साफ करना पड़ेगा। चमार के परिवार में जन्म लेता है तो उसे जूता सीना पड़ेगा। ऐसा सामाजिक मान्यता है, मैं नहीं बोल रहा, ऐसा क्या है, सामाजिक मान्यता चला आ रहा है। माता पिता का जो पेशा है उसी पेशा को वह अख्तियार करता है, रुचि और रुचि का प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि उसका इंटरेस्ट क्या है, वो उस काम को करना चाहता है कि नहीं चाहता है, इससे उसको मतलब नहीं है। जो उसके माता पिता पेशा कर रहे हैं, और वो पेशा कैसा कर रहे हैं, जाति पर आधारित पेशा कर रहे हैं। कैसा पेशा कर रहे हैं उसके माता पिता, जाति पर आधारित पेशा कर रहे हैं, प्राचीन काल से चला आ रहा है, उसी को वो ढो रहे हैं, उसी को उसको करना पड़ता है। भले ही पेशा के अनुपयुक्त होने के चलते उसे भूखों मरना पड़े, और वो पेशा उसके लायक नहीं है, और वो उसको करने में सक्षम नहीं है, और वो उसके योग नहीं है, तो उसको भूखा भी मरना पड़ता। आज के युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीकी में निरंतर बदलाव आता है। ऐसी हालात में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की जरूरत पड़ सकती है। और आज क्या है, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। तो इस स्थिति में मनुष्य को क्या है, जरूरी कि अपना पेशा को वो बदले, अन्यथा भूखों मरना पड़ सकता है। क्योंकि एक ही काम को पकड़ के रखेंगे और वो काम यदि नहीं चला तो क्या होगा, हमें भूखों मरना पड़ेगा। हिंदू धर्म की जाति प्रथा पेशे के चुनने के बदले की अनुमति नहीं देता। हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, और ज्यादा विकराल रूप ले रहा है, और पेशा का परिवर्तन का वो नहीं देता है। यानी कि आप नाई नहीं है तो आप नाई का काम नहीं कर सकते हैं, और जो नाई है वही करेगा, और जो चमार है वही चमार का काम करेगा, चाहे उसमें वो उसे रोजी रोटी मिले या ना मिले। भले ही वह दूसरे में पारंगत हो, यदि वो दूसरे काम में पारंगत है तो वो फिर भी वो नहीं कर सकता। इस तरह पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने के कारण, क्या चीज का, पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने से, क्या चीज, यानी पेशा, वो अपने पेशा में परिवर्तन नहीं कर पा रहा है, वो अपने पेशा में क्या कर रहा है, परिवर्तन न होने से। क्या मेन इसका ये आ रहा है, बेरोजगारी का क्या कारण है, जो गलत सिद्धांत है वो क्या है, तो पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने से। यानी कि आज के लोग को अपने पेशा को परिवर्तन करने का अनुमति नहीं दे रहा है समाज ने। जाति प्रथा से देश में बेरोजगारी का एक प्रमुख और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई, यही इसका क्या है, गलत सिद्धांत है, दूषित सिद्धांत है कि समाज जो है जाति के आधार पर पेशा को अनुमति देता है, लेकिन वो डिफरेंट पेशा को करे ये अनुमति समाज नहीं देता है। यदि आप एक डोम को बोलिए कि पूजा कर दे, तो वो आपके समाज में कितने लोग उससे पूजा करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा समाज है पूजा करने के लिए ब्राह्मण को ही दिया है। तो ये गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वो ब्राह्मण बहुत पथभ्रष्ट है और यदि उसके जो आचरण और चरित्र खराब है तो क्या वो पूजा करने के योग्य है, लेकिन समाज उसी को पूजनीय मानता है, उसी से पूजा करवाता है। और एक डोम यदि पढ़ा लिखा है और बहुत क्वालिफाइड है तो क्या वो पूजा नहीं कर सकता है, लेकिन समाज उसे मान्यता नहीं देता है। तो इसी तरह से जो पेशा में परिवर्तन की अनुमति न होने से क्या हो रहा है दोस्तों, समाज में बेरोजगारी हो रहा है। क्या हो रहा है, बेरोजगारी। और ये क्यों हो रहा है, जाति प्रथा के कारण, या जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत के कारण, जो उसका पोल्यूटेड जो थ्योरी हो चुका है, जो प्रदूषित हो चुका है, जो गंदा हो चुका है सिद्धांत, उसी के कारण। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच, संज्ञा की परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। वास्तव में संज्ञा का कोशगत अर्थ है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम। यानी कोई भी चीज का नाम ले लीजिए दोस्तों, वो संज्ञा। अर्थात संक्षेप में कहे तो किसी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। यह नाम व्यक्ति, जाति, द्रव्य, स्थान किसी का भी हो सकता है। संज्ञा के कुछ उदाहरण है, मोहन, करीम, झील, गीता, पेंसिल, दिल्ली, मनुष्य, पत्थर, सेना, लकड़ा, लड़का, लड़कपन, बुढ़ापा इत्यादि। तो संज्ञा के जो प्रकार होते हैं, जातिवाचक जैसे गाय, बकरी, बैल। व्यक्तिवाचक जिससे खास व्यक्ति का बोध हो, अमिताभ बच्चन, पीवी नरसिंह राव, नरेंद्र मोदी। और समूहवाचक जिससे समूह का बोध हो, जैसे झुंड, जैसे मेला। भाववाचक जिससे भाव का बोध हो, जैसे मीठा, खट्टा। द्रव्यवाचक जिसे नापा तोला जा सके, जैसे सोना, चांदी। तो ये संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। और संज्ञा क्या होता है, किसी भी चीज का नाम होता है दोस्तों। तो चलते हैं अपने मोटिवेशनल सेगमेंट के तरफ। और ये रहा आपके बीच मोटिवेशनल सेगमेंट। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे फिर खजूर। आज कबीरदास के दोहा को लिए है, उसको मॉडिफाइड किया जाएगा दोस्तों। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति
दूर, और मैंने उसे मॉडिफाइड क्या है दोस्तों, छोटा हूं तो क्या हुआ, छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे मेजर टारगेट चैनल 1, छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे मेजर टारगेट चैनल 1, छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे मेजर टारगेट चैनल 1, और सागर से मैं कम नहीं, और सागर से मैं कम नहीं, स्वाद तो चख के देख। जी हाँ छात्रों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर ले, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेजर टारगेट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये सागर है, सागर में गागर है, गागर में सागर है, सॉरी गागर में सागर है, और टॉपर बनने के लिए आपका एक वरदान है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और टॉपर बनने की दिशा में अपना कदम बढ़ाइए। मैं आपसे विदा लेता हूं अपने मेजर टारगेट टीम के साथ कि एक बार फिर एक खास संकलन के साथ आपके बीच हाजिर होऊंगा। आपका होस्ट और दोस्त आपसे विदा लेता है, आर के भारती, और इसी उम्मीद के साथ कि कल एक बार बहुत सारे अच्छे संकलन के साथ आपके बीच फिर उपस्थित होऊंगा। इसी उम्मीद के साथ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।